आबिद बॉक्सर विलन था या हीरो था? आबिद बॉक्सर वो शख्स है जिसे एक जमाने में पुलिस का ताकतवर तरीन पुलिस अफसर माना गया। उसको शौक था एनकाउंटर्स का। आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे कोई 100 से जायद पुलिस एनकाउंटर्स हैं। पहले मलंगी का इन्होंने एनकाउंटर किया। मलंगी वो शख्स था जो रेपिस्ट था, लड़कियों का अगवा करता था, उनका रेप करता था और एक हार्डन क्रिमिनल था। मलंगी की ही वजह से आबिद बॉक्सर को इस सारे सिस्टम में इन किया गया। आबिद बॉक्सर का जितना रोब दबदबा था, बड़े बड़े डेरेदार जो थे ना जी, वो आबिद बॉक्सर के साथ हाथ मिलाना अपने लिए एजाज समझते थे। आबिद को कोई फायदा दिया या नहीं दिया, तारीफ गुलशन ने आबिद की ताकत का बहुत फायदा उठाया। ट्रिपल मर्डर केस की FIR किस पे हुई? आबिद बॉक्सर पे, तीफी पे, गोकी पे। पुलिस तारीख का मरकजी किरदार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर कौन है? कितने इल्जामात हैं और इल्जामात में हकीकत कितनी है? आखिर हीरो से विलन कैसे बने? उनकी जिंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब, साबिक CIA ऑफिसर। अच्छा ज़हीरुद्दीन साहब, ये बताएं कि आबिद बॉक्सर विलन था या हीरो था? उसकी धाक बड़ी बैठी हुई थी, बड़े पुलिस इनकाउंटर्स में उसका नाम आता है और कहते हैं कि डाकू, डकैत और क्रिमिनल्स उनका नाम सुनकर जो है वो कांपते थे। इसमें कोई शक नहीं है। आप उसे विलन कह लें या हीरो कह लें, दोनों किताबों में वो फिट होता है। हीरो भी था और विलन भी रहा। अच्छा, पहले हीरो बना, हीरो से विलन का सफर। ओके। देखें, उरूजो जवाल जो है ना जी, वो हमेशा से है और मुसल्लमा हकीकत है। आबिद पे गुफ्तगू करने से पहले मैं एक मुख्तसर सा उरूजो जवाल की निस्बत बात करना चाहूँगा। आपने खलीफा हारून रशीद, खलीफा मामून रशीद का नाम तो सुना होगा। खलीफा मामून रशीद एक सल्तनत के वारिस थे, वाली थे, शहनशाह थे। उस जमाने में शिकार के बड़े शौकीन हुआ करते थे और जंगलात की तरफ निकलते थे। खलीफा मामून रशीद शिकार की गरज से शिकार पे जाने के लिए निकले अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ। वज़रा भी उनके साथ थे और एक जगह से जंगल में दलदल से गुजर रहे थे। कीचड़ में उनके घोड़े का सुम लगा और एक वजनी सा पत्थर उनकी अबा में आके गिरा। वो घोड़े से उतरे और जब उस पत्थर को देखा तो वो एक बेशकीमत हीरा था। वो वहीं पे रुक गए और अपने वजीर से कहने लगे कि आज उरूज की इंतहा हो गई, कि कीचड़ में घोड़े के सुम से पत्थर उछल के मेरी झोली में आके गिरा है और वो एक बेशकीमत हीरा है। इसी असना में वो जो एलची हुआ करते हैं, जो इतलात पहुंचाते हैं, वो सरपट घोड़े दौड़ाते हुए पहुंचे और उन्हें बताया कि आपकी सल्तनत पे कब्जा हो गया, दुश्मन ने सल्तनत पे कब्जा कर लिया और वो आपकी गिरफ्तारी के लिए जंगल की तरफ आ रहे हैं। वो लोग पहुंच गए, मामून रशीद गिरफ्तार हुए, जिंदान में डाल दिए गए। और फिर एक दिन 24 घंटे के बाद पानी मिलता था, 24 घंटे के बाद कुछ खाने को मिलता था। स्याह कोठड़ी हुआ करती थी, रोशनी का कोई सिस्टम नहीं था कि वो जो जिंदान था उसके दरवाजे के नीचे से एक तश्तरी बढ़ा दी गई जिसमें खलीफा मामून रशीद का वो 24 घंटे के बाद का वो खाना था। जब मामून रशीद उस खाने की तरफ बढ़े तो उनके उस तक पहुंचने से कबल वो जो पानी का प्याला था उसमें एक बड़ी सी छिपकली आके गिरी और वो सब कुछ खराब हो गया, बिखर गया, छिपकली ज़दा हो गया। वहां पे मामून रशीद ने कहा कि आज फिर जवाल की भी इंतहा हो गई। यहाँ पे खलीफा मामून रशीद बिलाशुबा बरसरे इक़्तिदार तो नहीं आए, लेकिन उनके जो बरादरान निस्बती थे वो हमलावर हुए, उन्होंने सल्तनत पे कब्ज़ा किया। मामून रशीद को कुछ वज़ाइफ वगैरह मुकर्रर करने के बाद रहा कर दिया गया और फिर उन्होंने बाकी मांदा ज़िंदगी गुजारी। तो ये जो उरूजो ज़वाल है ना साहब, ये आपके साथ बंधा हुआ है। अगर तो आप नेक सीरत हैं, अगर आपके मामलात ज़िंदगी दुरुस्त हैं और आप उरूज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर बड़ी बड़ी आपको पता है मजहबी शख्सियात हुई हैं जो आखिरी दिन तक उरूज पे रहीं। ठीक है जी, भरया मेला छट गए।
तो ये मामला चलते रहते हैं। आबिद बॉक्सर इंतहाई ज़हीन लड़का था पैदाइशी तौर पे, और आबिद बॉक्सर का शुमार उन लोगों में होता है जो जब बुलुगत को पहुंचते हैं तो फिर वो प्लान्ड लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, एक एक स्टेप प्लान गुजारते हैं। आबिद बॉक्सर चकवाल के एक गांव में, चकवाल, वहां पे पैदा हुए 1968 सितंबर 6 को। ठीक है। अब ये आप 6 सितंबर को नोट कर लीजिए और यहां से ही हम आगाज करते हैं। ठीक है। आबिद बॉक्सर की शादी हुई 6 सितंबर को, पैदा भी 6 सितंबर को हुए, शादी भी 6 सितंबर 6 सितंबर को हुई। 6 सितंबर ही उनकी मिसेस का डेट ऑफ बर्थ है। ओके। अब प्लानिंग की बात और जहानत की बात मैं यहां करने लगा हूं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 6 सितंबर को इंपॉर्टेंस देने के लिए, उन दिनों में बहुत आसान था डेट ऑफ बर्थ चेंज करना। हाँ। उन्होंने अपनी मिसेस की डेट ऑफ बर्थ चेंज की 6 सितंबर की। फिर उनके घर बच्चे की पैदाइश होती है। आपको पता है मॉडर्न सिस्टम है। हाँ। आप डेज और डेट मुकर्रर कर सकते हैं इंड्यूस करवाने के लिए। तो उनके जो बच्चा है मूसा, वो भी 6 सितंबर को ही पैदा होता है। 6 सितंबर ही उनकी अपॉइंटमेंट 1988 पुलिस सर्विस की है। अब इसे आप इत्तफाकात कह लें या एक प्लान्ड लाइफस्टाइल कह लें, तो दोनों खानों में ये फिट होता है। आबिद बॉक्सर की इब्तदाई जो मामलात हैं वो लाहौर से स्टार्ट होते हैं। 88 में आए लाहौर के, उससे पहले आ गए थे? नहीं, उससे पहले लाहौर आ गए। इनकी स्कूलिंग लाहौर की है। सेंट्रल मॉडल स्कूल आज भी एक माना हुआ तालीमी इदारा है। सेंट्रल मॉडल का नाम है, बड़े बड़े नाम सेंट्रल मॉडल से वाबस्ता है। बेहतरीन तालीमी से आगे, जी बिल्कुल बेहतरीन तालीमी इदारा रहा है। ऑल्दो अब स्कूलिंग और कॉलेजेस जो है वो एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन ये उन अय्याम की बात है जब तालीमी इदारों के एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, एक तालीमी इदारे के तौर पे नाम हुआ करते थे। तो ही वाज स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल मॉडल। सेंट्रल मॉडल के बाद उनकी तालीमी काबिलियत और फिर उनकी स्पोर्ट्स जो थी, वो जिस खेल से उनका ताल्लुक था वो था बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की बेसिस पे उनका एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। आबिद बॉक्सर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स के बाद 1988 में पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, पुलिस सर्विस में आ गए। जी, पुलिस सर्विस में आ गए। बड़ी रैपिड प्रमोशंस हैं आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे। 88 में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 1990 में ये सब इंस्पेक्टर हैं, और फिर ये अपनी प्रमोशन के लिए केस दायर करते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ से ये ऑर्डर्स लेते हैं और 1993 में आबिद इंस्पेक्टर के ओहदा पे तरक्की ले लेते हैं। सिर्फ 5 साल? जी, 5 साल में ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मैं बता रहा हूँ ना जी कि आबिद का हर कदम प्लान्ड था। मतलब कुछ यूं महसूस होता है कि जैसे आबिद बॉक्सर ने सने बुलुगत को पहुंचते ही एक किताब लिखनी शुरू कर दी थी कि मुझे हर दौर में कुछ इस तरह से आगे बढ़ना है। अब आबिद बॉक्सर की प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज होता है। 90 की दहाई है जब ये पुलिस सर्विस में आते हैं, तो 90 की दहाई में लाहौर में कत्लो गारत आम थी। गैंग्स भी जोर पकड़ रहे थे, सर उठा रहे थे, और इसी तरह से कुछ आपकी जो मजहबी शिद्दत पसंद अनासर थे उनका भी जोर था। उन्हीं अयाम में मोहसिन नकवी भी शहीद हो गए। उन्हीं अयाम में और भी बहुत से लोगों को निशाना बनाया गया, और आबिद बॉक्सर उस हरावल दस्ते में शामिल थे जो गैंगस्टर्स के अगेंस्ट चुने गए थे। ठीक है। उसकी वजह यह थी कि एक मलंगी का नाम अगर आपने सुना, मलंगी पे शायद फिल्म भी बनी है। मलंगी, वो हमारे यहाँ पे सर एक और अजीबोगरीब ट्रेंड है। हर बदमाश को हम कभी ना कभी हैरो बना के पेश करते हैं, और हमारे माशरे का अलमिया है कि बड़े बड़े बदमाशों पे जो टैक्स लिया करते थे, जो बदमाश थे, भत्ते लिया करते थे, क्रिमिनल थे, उन पे हम फिल्में बनाते हैं और हम अपनी कौम को, हम अपनी नेशन को उनको एज ए हीरो तस्लीम करने पे मजबूर कर देते हैं। तो यही वजह है कि ये लोग सब हीरोज बन जाते हैं। मलंगी वो शख्स था जो रेपिस्ट था।
लड़कियों का अगवा करता था, उनका रेप करता था और एक हार्डन क्रिमिनल था। ये 90 की दहाई में था, जी, लाहौर में। 90s के दौर है ये, हम्म, और लाहौर है। मलंगी का नाम है, मलंगी एज अ रेपिस्ट, एज अ हार्डन क्रिमिनल मशहूर है और पुलिस के लिए दर्द सर है। तो द फर्स्ट एनकाउंटर क्रेडिट पे है आबिद बॉक्सर के मलंगी। मलंगी की ही वजह से आबिद बॉक्सर को इस सारे सिस्टम में इन किया गया। बिलाशुबा आबिद बॉक्सर दिलेर था। अच्छा, और उसको शौक था एनकाउंटर्स का। अच्छा, आबिद बॉक्सर का जो एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज का कलर होल्डर भी है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉक्सिंग जो टीम है उसका कैप्टन भी है, इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग चैंपियन भी है, 4 गोल्ड मेडल लेता है बॉक्सिंग में, 2 सिल्वर मेडल लेता है बॉक्सिंग में, 1 ब्रॉन्ज मेडल लेता है बॉक्सिंग में। अच्छा, तो बॉक्सिंग में आबिद का नाम नेपाल, चाइना, बैंकॉक, टर्की, बेशुमार ममालिक का उसने अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी बॉक्सिंग लाइफ में विजिट्स किए हुए हैं और चैंपियनशिप्स जीती हुई हैं। और इसी गेम्स बेसिस पे ये चेयरमैन भी बने गालबन स्पोर्ट्स बोर्ड के, ठीक है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के, और फाइनली कारोबारी मामलात में इस हद तक आगे गए, वो हम चल के डिस्कस करेंगे कि ये मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हुए आबिद बॉक्सर। जी, आबिद बॉक्सर। अच्छा, पहले मलंगी का इन्होंने एनकाउंटर किया जहां से इनकी शोहरत इनको मिली। जी, शोहरत इनको मिली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे कोई 100 से जायद पुलिस एनकाउंटर्स हैं, जिसमें बड़े मशहूर नाम है, वो अगर आप मुझे जी जी, जो दर्द सर बने हुए थे, जो दर्द सर थे, जिसमें करीम खान बम्बावाला। करीम खान बम्बावाला वो शख्स है कि जिसने उस वक्त के सीनियर पुलिस अफसरान को धमकियां भी दी थी। ठीक है, वो भी आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे है। आबिद बॉक्सर ने उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, ये गड़ी शाह से आगे आप जाएं तो जी जी, वहाँ पे कुछ 7-8 रोज़ की मुसलसल मेहनत के बाद उसका एनकाउंटर किया। फिर इसी तरह से अरशद गुज्जर, राजा उमर, बिल्लू भट्ट, मेहरगुल एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। ये कार चोरों का बेताज बादशाह हुआ करता था। ये रिसीवर था कार चोरों का, और जितनी कार चोरी और स्नैचिंग होती थी ये सारी की सारी मेहरगुल रिसीव करता था। और मेहरगुल वो शख्स है कि जिसने एबटाबाद में अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बनाई हुई थी जहां पे चोरी की गाड़ियां जो है वो डंप की जाती थी। ओके, एक बड़ा नाम जो मुस्तफाबाद कसूर, जो किसी जमाने में ललियानी हुआ करता था, दफ्तू वहाँ एक गांव है, वहाँ का एक बहुत बड़ा कार स्नैचर हुआ है मोहम्मद अली भट्टी। ठीक है, उसके क्रेडिट पे बेशुमार कार स्नैचिंग्स हैं। बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात की गाड़ियां उसने चुराई नहीं, स्नैच की हैं। ठीक है, वो भी मेहरगुल जो था उसका दस्ते रास था, मेहरगुल ही उसका रिसीवर था। तो मेहरगुल का और मोहम्मद अली भट्टी का जो एनकाउंटर है वो भी आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे है। उसकी अरेस्ट जो है वो तो एक और पुलिस ऑफिसर ने की थी, लेकिन फाइनली वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है आबिद बॉक्सर की वजह से। ठीक है, अब आबिद बॉक्सर की जो वो है ना जी, जिसे आप कहते हैं प्रवास, वो इस हद तक हो चुकी है कि आबिद बॉक्सर की जद्दी जायदाद के अलावा वो अब अपनी इस धाक की वजह से, अब आप ये ज़हन में रखिए कि आबिद बॉक्सर वो शख्स है जिसे एक ज़माने में पुलिस का ताकतवर तरीन पुलिस अफसर माना गया। हाँ, कोई और नहीं था, सिर्फ आबिद बॉक्सर था। आबिद बॉक्सर वो शख्स है कि जिसको जिक्र किए बगैर अखबारात बिकती नहीं लेते थे, नाम लेते थे। आबिद बॉक्सर के नाम पे अखबार बिकता था, और बाकायदा वो आवाजें भी लगाते थे, ज़मीमें बिकते थे। और इसके एनकाउंटर्स की दास्तानें उस जमाने में पढ़ते थे लोग, थी, अखबारात ही थी, ज़मीमें छपा करते थे। तो लोगों को इंतज़ार हुआ करता था कि आज कोई बड़ी खबर आएगी, और वो खबर भी आबिद बॉक्सर से मुंसलिक होती थी। अब ये है जी उरूज,
और जब इंसान उरूज की तरफ बढ़ता है तो फिर जवाल भी आने शुरू हो जाते ये अभी एनकाउंटर्स जो है वो उन्होंने स्टार्ट किए और कई लोगों के इनकाउंटर्स कर दिए हैं, उन्होंने। सैकड़ों हो चुके अच्छा, उसके बाद उन पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि ये इस्तेमाल भी हुए एक खास जमात की हैं। जानिब से। मैं उस पे जी जी। आगे चल के डिस्कस करते हैं, वहां तक पहुंच लें पहले। ठीक है। आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे एक बहुत बड़ा नाम है आतिफ चौधरी। सुना होगा, हम गालबन हमने अपने किसी लास्ट प्रोग्राम प्रोग्राम में पे हम किया डिस्कस भी कर चुके हैं। आतिफ चौधरी, अरशद अमीन चौधरी। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे इल्म में है, लेकिन ये पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। ये जो असद प्रिंस है, इसकी एक महबूबा थी, हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कॉलेज से लेके जाता जिसको वो एकेडमी से लेके भी जाता था, वहां ड्रॉप भी करता था। वहां पे जो कश्मकश हुई, जो तनाव पैदा हुआ, उस तनाव में असद प्रिंस से एक लड़का, गालबन उसका नाम जाहिद था, वो जख्मी हो गया। और फिर वो जो प्रोफेसर मंसूर साहब थे, उन्होंने ये सुलह वगैरह का मामला हुआ और उसमें कोई 1.25 लाख के करीब लेके जो आतिफ चौधरी को बुरा लगा था। अच्छा, अब ये जो असद प्रिंस है ना, ये उसमें गिरफ्तार हुआ है। अच्छा। गिरफ्तार होके जेल जाता है। जेल में आतिफ चौधरी से इसकी मुलाकात होती है और इनकी जो मोहब्बत है, इनकी जो दोस्ती है, वो जेल में उस वाक़े के बाद होती है। ओके। अब ये लोग रहा होके आ जाते हैं। जब ये रहा होके आ जाते हैं, सुलह हो जाती है, आतिफ भी बाहर आ जाता है, तो ये अब रिवर्स गेयर लगता है। यहां पे ये मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आतिफ और आबिद बॉक्सर की जो आपस में मुठभेड़ है, ये आबिद बॉक्सर में इस मामले को डिस्कस करना जरूरी है। ऑल्दो ये हम आतिफ के क्रेडिट पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आबिद से मुंसलिक है और उसकी चंद एक वजूहात है। और एक वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आतिफ चौधरी है, लोगों की नजर में हो सकता है कि ये बहुत बड़ा किरदार हो, नोटोरियस भी हो, गैंगस्टर भी हो, डेस्परेट भी हो, बट जो की पर्सन है इस आतिफ चौधरी की, जो रीढ़ की हड्डी है, जो इसकी बैकबोन है, वो है असद प्रिंस। असद प्रिंस वो शूटर है, असद प्रिंस वो पागल दिमाग शख्सियत है जो फायर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। आपने सुना होगा, नवाज जट था, एक बड़ा स्टूडेंट लीडर था, उसका भी शादरे का उसका भी मर्डर जो है वो असद प्रिंस ने किया। इसी तरह से इधर यतीम खाना वाली साइड पे भी एक मर्डर था, वो भी असद प्रिंस ने किया। मतलब असद प्रिंस फायरिंग में और लोगों को कत्ल करने में घबराता नहीं था और उसका शौक था। अब दो लोग आमने सामने आ रहे हैं, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर का जो एक्चुअल नेम है वो है आबिद हुसैन हाशमी। अच्छा, सही है। और वो बाद में अपनी बॉक्सिंग चैंपियन होने की वजह से कि बॉक्सर लगता था, बॉक्सर का नाम उनके साथ शामिल हुआ। अदरवाइज वो हाशमी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब आतिफ जब रिहाओ के बाहर आता है तो फिर उसको वो जो 1.25 लाख रुपया हरजाने के तौर पे अदा किया गया है, वो बहुत बुरा लगने लगता है। अब वो वापसी का तकाजा करता है। यहां पे आबिद बॉक्सर की एंट्री है। मंसूर प्रोफेसर सीनियर अफसरान को शिकायत करता है, ड्यूटी लग जाती है पीएसओ आबिद बॉक्सर की। आबिद बॉक्सर गुलाम मोहम्मद कलियार एंड डीएसपी, बहुत बड़ा नाम, इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा नाम, और सबके उस्तादों के उस्ताद, हमारे भी उस्ताद। गुलाम मोहम्मद कलियार और आबिद बॉक्सर मंसूर से मिलने जाते हैं। ठीक है, यानी इसी केस के हवाले से जब प्रोफेसर साहब ने शिकायत लगाई, आतिफ आ जाता है। अब आतिफ फोन करता है प्रोफेसर मंसूर को। यहां पे आबिद को बचाया है, आबिद को नई जिंदगी मिली है गुलाम मोहम्मद कलियार साहब की वजह से। आबिद जितना डेस्परेट था, एनकाउंटर का शौकीन था। ये लफ्ज नोट कर लीजिए कि आबिद को एनकाउंटर्स का शौक था, और शायद मेरे इल्म के मुताबिक आबिद की जो प्लानिंग थी, जो वो एक प्लान्ड लाइफ गुजार रहा था, उसमें बहैसियत पुलिस ऑफिसर उसने ये भी चुना था कि मैंने एज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मैंने अपना नाम बनाना है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं
कि कोई अचानक वाकयात पेश आ गए। यानी आबिद बॉक्सर को इनकाउंटर का शौक था शौक और था। पुलिस में इसलिए आया कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपना नाम बनाना चाहता बनाए। था। अब सर आतिफ मंसूर को फोन करता है कि पैसे आपने कब अदा करने हैं, और मंसूर कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ। अब उन्हें ये इल्म नहीं था कि आतिफ नीचे ही खड़ा है, वो अचानक, बिल्कुल सही है, उसने कहीं से आना नहीं है, लिहाजा वो कहता है जी मैं आ गया। अब इस पॉइंट पे आबिद अपनी गन सीधी करता है और वो मुकाबले के लिए तैयार है। गुलाम मोहम्मद कलियार उसको रोक देते हैं कि तुम तैयार नहीं हो, हमारी प्लानिंग कंप्लीट नहीं है, हम तो यहां मिलने आए थे, मैं तुम्हें जाया नहीं करना चाहता। यहां पे घमसान की जंग होगी और उस जंग के नतीजे में बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा वो प्रोफेसर साहब से कहते हैं कि आप थोड़े बहुत पैसे दे के इसको रवाना कर दें और बाकी पैसों का वादा कर लें। सही है। प्रोफेसर साहब उनको कुछ पैसे दे देते हैं और बाकी पैसों का वादा करते हैं और वो चले जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट जो वादा है उसके मुताबिक आबिद वहां आते हैं और ये सब कहानियां हैं कि वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। आबिद बॉक्सर आतिफ चौधरी के वहां पहुंचते ही डायरेक्ट फायरिंग करते हैं असद प्रिंस में। ही वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, उसकी टीम भी वहां मौजूद थी एंड ही वॉज वेरी मच विद इन द प्रेमिसेस ऑफ दैट अकेडमी। उधर जब फायरिंग होती है तो नीचे जो नाके लगे हुए हैं, पुलिस की टीमें मौजूद हैं, वो बराह रास्त उस गाड़ी पे फायर करते हैं जिस गाड़ी में 2 लोग मौजूद हैं। अच्छा, 2 लोग, इनके साथ ही एक और गाड़ी थी। आतिफ बैठा हुआ है ड्राइविंग सीट पे साथ असद और प्रिंस। साथ है खालिद हीरा। गॉट इट जी। ठीक है। वो जो बाहर पुलिस टीम है वो गाड़ी पे फायरिंग करते हैं, ऊपर फायरिंग सुन के असद वहीं मौके पे हलाक हो जाता है और खालिद हीरे को अच्छी खासी फायरिंग के नतीजे में इंजरीज होती हैं। आतिफ की टांग में फायर लग जाता है। आतिफ गाड़ी ड्राइव करता है ऑल द वे लॉन्ग टू सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। वहां पे वो खालिद हीरा को फेंक देता है सर्विसेज हॉस्पिटल के गेट पे और खुद फरार होके वो चला जाता है कसूर। ठीक है। यहां पे अब सर आबिद बॉक्सर की और आतिफ की डायरेक्ट जंग शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है बड़ा महबूब दोस्त जो है वो छीन गया। अब इसमें हम एक जिक्र जो मैं जरूरी समझता हूं करना चाहिए कि असद ने किसी एनकाउंटर में मारे नहीं जाना था। अरशद अमीन जेल में था, अरशद अमीन चौधरी, आबिद चौधरी के कत्ल केस में, वो सारे मैटर, ठीक है जी, वो जेल में था और उसकी जमानत भी हो चुकी थी, लेकिन वो असद प्रिंस के खौफ से मचल के जमा नहीं करा रहा था। अच्छा, यानी जेल से बाहर इसलिए नहीं आ रहा था कि बाहर असद प्रिंस है, क्योंकि उसको पता है आतिफ चौधरी ने छोड़ना नहीं है। आतिफ चौधरी का उसको कोई खौफ नहीं था, असद का ज्यादा था कि वो शूटर है। उसे खौफ ही सिर्फ असद का था। और मैं तो यूं कहूंगा कि असद प्रिंस की सुपारी दी गई कि इसको मारना है, ये पागल है, मुझे आतिफ का कोई बोझ नहीं है, मुझे आतिफ की कोई परेशानी नहीं है, आतिफ मेरा कुछ नहीं कर सकता, असद प्रिंस को जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा रहा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और फिर इस बीच ये एकेडमी वाला वाकया पेश आ गया और ये एकेडमी वाले वाकये में टारगेट हो गया असद प्रिंस। गॉट इट जी। बिल्कुल। लिहाजा पुलिस के पास, आबिद बॉक्सर के पास एक सॉलिड बेस बन गई असद प्रिंस के एनकाउंटर की। ठीक है। अदरवाइज असद प्रिंस ने यहां नहीं तो कहीं और अरशद अमीन की वजह से फारिग होना था और एनकाउंटर भी आबिद बॉक्सर ने ही करना था। ठीक है। अब ये इनकाउंटर हो गया असद प्रिंस का, तो उसके बाद आबिद बॉक्सर और आतिफ चौधरी और आबिद बॉक्सर आमने सामने आ चुके हैं। अब ये जो आबिद बॉक्सर हैं, इनका आतिफ के साथ 4 मरतबा एनकाउंटर होता है। वो हमने डिस्कस किया था कि एक तो ड्यूटी फ्री शॉप पे हुआ, एक जगह पे और हुआ, यतीम खाना वाली साइड पे भी हुआ, नहर पे भी हुआ। इनकी अच्छी खासी आपस में रिफ्ट हो गई है। उस रिफ्ट के नतीजे में आबिद बॉक्सर आतिफ चौधरी के भी सर हैं
और तय है कि आबिद बॉक्सर ने आतिफ को एनकाउंटर में मारना है। आतिफ तो फरार हो गया अपने साथियों से, इलाका गैर चला गया। अब सर एक वाकया पेश आता है लाहौर में। ऐवाने अदल टीपू ट्रक्का वाला पे, हाँ, FIR एक होती है जिसमें वो हालांकि बाज़ाब्ता नहीं थे, एक SP के कहने पे, मुदाखलत पे। वो इसमें आप मुदाखलत समझ लें किसी की या मुखालफत समझ लें, मैं बता रहा हूँ ना जी कि उरूजो जवाल की कहानी चल रही है। ठीक है, वो ऐवाने अदल वाला वाकया 12 रबीउल अव्वल को पेश आता है जी। ये जो आबिद बॉक्सर है, हाँ, ये अपने नुक्ता अरूज पे है, हाँ, और दूसरी जानिब पुलिस इसको अब पसंद नहीं कर रही आबिद बॉक्सर को। देखें सर, हमेशा से लेग पुलिंग होती रहती है। हाँ बिल्कुल, अंदर सियासत बहुत चलती है, बहुत चलती departmental है। आबिद politics। बॉक्सर एक अच्छा क्राइम फाइटर था। आबिद बॉक्सर अपनी एनकाउंटर्स की वजह से, अपने रोब दबदबे की वजह से 100 से ज़्यादा एनकाउंटर्स कर बैठा है, और हाथ छोटा है, फायरिंग करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता, और तगड़ा पुलिस अफसरान में इसका शुमार हो रहा है। तो बहुत से लोगों को नापसंद भी था। फिर उसका नाम बन रहा था, बाकी की कार्रवाइयां जो है वो मुंदमिल हो जाती थी, इसकी कार्रवाई मंजरेआम पे आ जाती और फिर मीडिया भी छाप रहा था इसे, अखबारात। आबिद बॉक्सर उस ऐवाने अदल के केस में टीपू पे जो फायरिंग हुई, उसमें 2-3 लोग जो थे वो लुकमा अजल बने, जहाने फानी से रुखसत हुए। तो वो ट्रिपल मर्डर केस की FIR किस पे हुई? आबिद बॉक्सर पे, तीफी पे, गोगी पे। अब इसकी वजूहात है, ये ऐसे नहीं हुई। तो इसमें आबिद बॉक्सर के क्या वाकई ताल्लुकात है तीफी और गोगी के साथ? मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ। मतलब ये बात तो फिर ठीक है ना अमान साहब, के लोग कहते हैं कि जो पुलिस है, जो माजी की 90s की पुलिस की अगर बात करें, तो किसी ना किसी के दर पे मौजूद होती थी, इन्फॉर्मर की सूरत में। दोनों तरफ थी। हाँ, दोनों तरफ, कुछ गोगी के साथ थे, तीफी के साथ थे, और कुछ टीपू ट्रक्का वाला के साथ बहुत से पुलिस अफसरान की दोस्ती थी। हाँ। और तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ बहुत से पुलिस अफसरान की नवीद दोस्ती। सईद का नाम आता है, नवीद सईद का नाम भी इन मामलात में आता है। हाँ। वो भी दोनों तरफ के खिलाड़ी थे। हाँ, खिलाड़ी थे बिल्कुल। अब इसमें ये बात तय है कि आबिद बॉक्सर का जितना रोब दबदबा था, बड़े बड़े डेरेदार जो थे ना जी, वो आबिद बॉक्सर के साथ हाथ मिलाना अपने लिए एजाज समझते थे। बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन आबिद बॉक्सर के साथ हाथ मिलाना अपना एजाज समझते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आबिद बॉक्सर कुछ अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज को लेके, आपने वो आबिद मार्केट सुनी होगी। हाँ जी, बहुत बड़ी मार्केट, वो आबिद करतबा चौक में। जी, वो आबिद बॉक्सर की प्रॉपर्टी है, जद्दी प्रॉपर्टी है। अच्छा, खानदानी प्रॉपर्टी है। एक बुच्चा गार्डन भी आपने सुना होगा, वो भी इनके गालबन मामू की या इस तरह से किसी की प्रॉपर्टी है। तो आबिद मार्केट इनके नाम पे है। जी, आबिद मार्केट इनके नाम पे है। अच्छा, अब आबिद बॉक्सर, मैंने अवरीन सतह पे अर्ज कर दिया है कि ये प्लान्ड लाइफ गुजार रहा है, और इसकी प्लानिंग में यकीनन ये शामिल था कि मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है। शेल्टर क्या है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर। समझ रहे? चिड़ी पर नहीं मारती। आबिद बॉक्सर की निगाह जिधर उठ जाती है, वो प्रॉपर्टी आबिद बॉक्सर की हो जाती है। तारीफ गुलशन का क्या किरदार था? वो भी यही। तारीफ गुलशन भी प्रॉपर्टी टाइकॉन, हाँ, रौले वालियां जमीना, हाँ, जायदादा, कब्जे नहीं, बैक है, पंचायत, हाँ, सस्ते मिल जाती थी। तो आबिद तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट का, गोगी का बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट बडी था। और किसी जमाने में ये ना रोइंग का बड़ा दिलदादा था, बड़ा चैंपियन था। ये किश्ती रानी जिसे आप बोटिंग कहते हैं, किश्ती रानी का भी ये माहिर रहा है, और ये उन चैंपियंस में शामिल था। आपने ब्लैक ईगल का नाम सुना होगा? जी बिल्कुल सुना है। ये उन चैंपियंस में शामिल था, ब्लैक ईगल वाले भी और आबिद बॉक्सर भी। ये उल्टी सिमत में, पानी के ऑपोजिट सिमत में ये कश्ती चलाया करते थे। अच्छा। और ये इसके मसल्स, और एज ए बॉक्सिंग चैंपियन बड़े बड़े हाथ, जो रोइंग करते हैं ना जी, उनके हाथ बड़े बड़े और बड़े मजबूत होते हैं। उनके मसल्स और उनके शोल्डर्स जो हैं बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो ये आबिद बॉक्सर जो है, ये एक बहुत बड़े किरदार है, जो फाउंडर मेंबर्स में से ब्लैक ईगल के।
मीर अब्दुल्ला, हाँ मीर अब्दुल्ला, वो किश्ती रानी की वजह से, बोटिंग की वजह से ये उनके भी दोस्त रहे। बाद में इनके आपस में कुछ प्रॉपर्टीज के मैटर्स में कुछ इस तरह से शायद मुखालफत हो गई, वो मेरे इल्म में यानी अब आबिद बॉक्सर जो है वो पुलिस के साथ साथ प्रॉपर्टी में कदम रख चुके हैं। प्रॉपर्टी में कदम रख चुके हैं और उनकी विद इन द डिपार्टमेंट शदीद मुखालफत है। ठीक है। एक एसपी नहीं है, कई एसपी हैं, और कई एक ऐसे हैं जैसे कैप्टन जुबैर महमूद हैं, ये उनके पीएसओ थे और कैप्टन जुबैर महमूद आबिद से बड़ी मोहब्बत भी करते थे। अब सर एक वाकया पेश आता है, वो आबिद बॉक्सर की जिंदगी बदल के रख देता है। यहां पे ये जो वाकया पेश आया ऐवान अदल वाला, उसके बाद हर दूसरा मुकदमा, कत्ल और कब्जा, आबिद बॉक्सर का नाम आ जाता है। आबिद बॉक्सर का नाम अब एफआईआर की जीनत बन रहा है। ठीक है। एक वाकया पेश आता है, आपने ताहिर प्रिंस का नाम सुना होगा। ताहिर प्रिंस आबिद बॉक्सर का बेस्ट फ्रेंड था, बड़ा प्यारा दोस्त था। ताहिर प्रिंस का एनकाउंटर होता है सब्जाजार वाली साइड में। वो एनकाउंटर कैसे होता है कि ताहिर प्रिंस को वहां लेके जाते हैं, ये आबिद लेके जाते हैं। ठीक है। वो ताहिर प्रिंस और उसका एक दोस्त काली, वो जो एफआईआर है ना जी, वो इब्रार रिजवी है, एक पुलिस में बड़ा नाम है, बड़े माने हुए तफ्तीशी अफसर, बेहतरीन, और वो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं और क्राइम फाइटर भी, तगड़े क्राइम फाइटर हैं। वो एफआईआर जो लॉन्च हुई है वो अबरार रिजवी के क्रेडिट पे है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो ताहिर प्रिंस का जो मर्डर है वो आबिद बॉक्सर उसकी रूह रवां है। ठीक है। वो सब कुछ आबिद बॉक्सर का ही किया धरा है। उसमें आबिद बॉक्सर पे जवाल आ जाता है ताहिर प्रिंस को मारने के बाद। ठीक है। एंड हु वाज ताहिर प्रिंस? ताहिर प्रिंस एक बड़ा नाम है, डॉन था अपने वक्त का। वो प्रॉपर्टी के कब्जे और ये सारे मामलात और ये सब कुछ ताहिर प्रिंस के भी क्रेडिट। ताहिर प्रिंस एक अलग से कहानी है, लेकिन हम चूंकि आज आबिद बॉक्सर को डिस्कस कर रहे हैं। ताहिर प्रिंस का एनकाउंटर कर देते आबिद बॉक्सर, उसके बाद इनका जवाल शुरू हो जाता है क्योंकि मुतादिद एफआईआर में इनका नाम आ चुका है। और ताहिर प्रिंस का जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है, उसमें इनके अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च हो जाती ताहिर प्रिंस मर्डर में। ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लगे बंदे नपे तुले अल्फाज में ये बात कर लेते हैं कि आबिद बॉक्सर गिरफ्तार हो जाता है ताहिर प्रिंस वाले एनकाउंटर में। ठीक है। आबिद बॉक्सर अरेस्ट हो जाता है। अब जहानत की बात जो थी ना, मैं जो जहानत की बात करता हूं, ये थाना चुंग में होते हैं, ये थाना चुंग के इलाका में ये अरेस्ट है और ऑर्डर्स हैं कि आबिद बॉक्सर नहीं चाहिए, आबिद बॉक्सर की जरूरत नहीं है। वजूहात क्या है कि 100 से ज्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और अबव ऑल टीपू ट्रका वाला मामला एंड ताहिर प्रिंस। ठीक है। अच्छा सर, अब वो जो आपने सवाल किया था विलन और हैरो वाला, दो तरह के पुलिस अफसरान हुए हैं। एक पुलिस अफसर्स वो हैं जो मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे के तहत एनकाउंटर्स होते रहते हैं, रेपिस्ट एनकाउंटर होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असद प्रिंस, अरशद गुज्जर, फिर एक वो साबरी गैंग, बहुत मशहूर व मारूफ, जेल तोड़ के फरार हुए थे, उनके 3 बंदे भी आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे हैं कि उनका कलाकामा भी गालबन उनके जेल से फरार होने को 3-4 दिन के अंदर अंदर वो भी काम आबिद बॉक्सर ने कर दिया था। तो अब जहां जहां आबिद बॉक्सर क्राइम फाइटर के तौर पे एज अ हैरो जाना जाता है, वहां पुलिस अफसरान को यह भी इल्म हो चुका है कि आबिद बॉक्सर अपनी इस हैसियत का, अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का नाजायज फायदा भी हासिल कर रहा है। देखें सर, ये ना, इसमें अब ये नाजायज वाला जो लफ्ज है ना, मैं समझता हूं कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स दोज हु आर इन प्रॉपर्टी बिजनेस। तो कोई मना नहीं है कि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस ना करें, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। पुलिस अफसरान के लिए सबसे आसान बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी ही है। ठीक है जी। कुछ जो समझदार पुलिस अफसरान हैं, जिनके आबाओ अजदाद समझदार थे, सियाने थे, वो जिम्मेदारा करते हैं, वो प्रॉपर्टी के लेन देन में इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि देखें सर,
प्रॉपर्टीज के जो बिजनेस है ना बज़मी साहब, वो कहीं ना कहीं क्राइम से रिलेटेड हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे कहीं कोई खानदानी मामला चले आ रहे होते हैं, कुछ मुश्तरका खाता आ जाता है, तो बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं ये मामलात आ जाते आ हैं। जाते हैं। लिहाजा वो पुलिस अफसरान जो प्रॉपर्टीज के कारोबार में इन्वॉल्व हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हुए यही हैं। हुआ आबिद बॉक्सर के साथ। और यही आबिद बॉक्सर के साथ हुआ। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े वालदैन की औलादे हैं, जो जिन्होंने प्रॉपर्टीज के बिजनेस नहीं किए, उन्होंने जमीन का बिजनेस किया, लेकिन किया जिमीदारा, बागात लगाए, कैटल फार्मिंग की, और आज वो माशाल्लाह अपने अपने इलाका में बेहतरीन फार्मिंग कर रहे हैं। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ नहीं आए। आबिद का जो जवाल है उसमें बड़ी वजह पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ होने की वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कब्जा माफिया के साथ कोई ना कोई मामला आबिद का चलता रहता था, और आबिद अपनी पोजीशन का फायदा भी उठाते थे, उठाते रहे। अब सर जहानत की बात में जब चले गए मुल्क से बाहर चले गए 2000 में, सन 99 99 अब सर 12 साल आबिद मुल्क से बाहर रहे। 12 साल बाद आबिद बॉक्सर एक बार फिर नमूदार हुए और पाकिस्तान वापस आए। किस गारंटी पे पाकिस्तान वापस किसी आए? गारंटी पे नहीं आए, अपने लॉयर की गारंटी पे आए, जो इनके लॉयर थे, कि आप आइए, आके अपने केसेस को फाइट कीजिए, फेस कीजिए। ये आए, यहां पे GITs बनी, उसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी पुलिस अफसरान शामिल थे। उन सब लोगों ने किसी ना किसी हद तक, लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी ना किसी हद तक आबिद बॉक्सर को बेगुनाह भी करार दिया, रिलीफ दिया, इसे रिलीफ दिया। आबिद बॉक्सर ने अपने उसके लिए रीइंस्टेट होने के लिए कोर्ट में केस भी किया, कोर्ट से अपनी बहाली के ऑर्डर्स भी हासिल किए, लेकिन आबिद बॉक्सर के पास बेपनाह दौलत है। जरूरत नहीं थी, आबिद बॉक्सर को जरूरत नहीं है, आज भी जरूरत नहीं है। ये इज्जत के लिए सिर्फ बहाली के ऑर्डर लिए, ये इज्जत के लिए कह लें, या आप ये समझ लें कि अगर वो पुलिस सर्विस में वापस आ जाते तो फिर वो एक मजबूत पांव पे खड़े हो जाते। कुछ लोग चाहते नहीं थे कि वो मजबूत पांव पे खड़े हो, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो मजबूत पांव पे खड़े हों। इस दौरान आबिद बॉक्सर का काफी कश्मकश भी शुरू हो गई, क्योंकि ये मीडिया में आने लग गए। कुछ इन्होंने आके ऐसी, देखें सर, मैं ये समझता हूं, ये पॉइंट टू बी नोटेड सर, पुलिस ऑफिसर या कोई भी सरकारी एहलकार अहकामात की तामील का पाबंद है, और गैरत का तकाजा यह है कि वो अपने खानदान के साथ बददियानती ना करे। आबिद बॉक्सर को कभी भी किसी शख्स ने, अरशद अमीन चौधरी के अलावा किसी ने भी जाती तौर पे, जाती हैसियत में इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, अरशद अमीन चौधरी ने किया। अरशद अमीन ने असद प्रिंस के मामले में बराह रास्त आबिद बॉक्सर से राब्ता किया था, बराह रास्त। वो बाद में तो वो अकेडमी का इशू बन गया ना जी, लेकिन बराह रास्त आबिद से राब्ता किया था। अब आबिद की दिलेरी, आबिद का क्राइम फाइटर होना, आबिद का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना, आबिद का तालीम याफ्ता होना, आबिद का ज़हीन होना, जहानत का तो ये आलम था कि नीलाम घर से कार जीतने वालों में शामिल है। आबिद बॉक्सर ने नीलाम घर से तारिक अजीज साहब के शो में कार जीती थी, और फिर एक पैनल फाइट भी हुई थी जिसमें 4-5 लोग बैठ के सवालात के जवाब देते हैं। उसमें को 50,000 या लाख रुपए, जो वो क्या होता है, वो ज़हीन था, ज़हीन है। लेकिन जहानत जब इस तरह की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए जिसमें प्रॉपर्टीज के मैटर हों, तो फिर दूसरों के लिए नुकसानदेह भी हो जाया करती है। अब सर एक वक्त आता है 2022 में एक बार फिर आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी होते हैं। छापे भी मारे जाते हैं, आबिद बॉक्सर पे छापे भी मारे जाते हैं, और उसमें बंदा नाचीज भी शामिल है। आपने भी आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे? नो, मेरे
डीएसपी थे, उनकी इस बात पे गलतफहमी हो गई, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हमें ये हुक्म मिला, मैं सीआईए मॉल्टाउन में था, मेरे डीएसपी थे कैसर मुश्ताक। कैसर मुश्ताक साहब को ये ऑर्डर मिला कि आबद को अरेस्ट करना है। प्लानिंग कर रहे होंगे, मामलात चल रहे होंगे। अच्छा, मेरा ना सर एक हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि जिसके साथ बैठ के आपने एक बार खाना खा लिया, जिसके साथ आपकी आंखें कभी जिंदगी में चार हुई, आप कभी मिले। मैं एक छोटा सा वाकया भी इसमें बता देता हूं। आबिद का जब उरूज था, जब उरूज की इंतहा पे था, तो मैं आबिद से सीनियर हूं। आबिद 1988 में पुलिस सर्विस में आ रहा है, मैं 1981 में पुलिस सर्विस में आ रहा हूं। 9 साल सीनियर, 8 साल, मैं 8-9 साल सीनियर हूं। तो मुझे आबिद आज भी, ये मैं आपके ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूं, आज भी आबिद से मेरी आखिरी मुलाकात हुई। हमारे एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे, वो उनका इंतकाल हो गया। कसूर साइड पे उनको फायर लग गए थे, वो फिर उनके जो किडनीज थी वो फेल हो गई, तो उस वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो उनके जनाजे पे, तारिक बशीर चीमा के जनाजे पे मेरी आबिद से मुलाकात हुई। मुलाकात कैसी हुई? आबिद ने मुझे देखा दूर खड़े हुए, आबिद चल के मेरे पास आया, और आप यकीन करें कि बुजुर्गों की हैसियत से आबिद ने झुक के मुझे सलाम किया और झुक के मेरे गले मिला। सीनियर की तो रिस्पेक्ट। मेरी इज्जत आबिद आज भी बेइंतहा करता है, बल्कि तमाम यंग पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो बाबा जी के नाम से मुझे पुकारते हैं, और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं प्यार करने वालों में शामिल हूं, और मुझसे लोग प्यार भी करते हैं। जहां प्यार होता है वहां दुश्मनियां भी होती हैं, कई लोग दुश्मन भी होंगे। आबिद बॉक्सर की चूंकि मेरे साथ मुलाकात थी, आबिद बॉक्सर अक्सर व बेशतर मिलता रहता था नौजवानी में। एक बार आबिद बॉक्सर से मेरी मुलाकात हुई गुलबर्ग पुलिस स्टेशन। मैं गुलबर्ग पुलिस स्टेशन, ये लिबर्टी मार्केट के साथ है, मैं एंटर हो रहा था, आबिद बाहर आ रहा था। तो मैंने आबिद को रोका, मैंने कहा यार किस काम में पड़ गए हो, क्या प्रवास थी तुम्हारी, क्या तुम्हारे मामलात, और मतलब बड़े प्यारे लगते थे तुम, बीइंग अ क्राइम फाइटर, क्या कर रहे हो। तो आबिद ने एक जुमला कहा था जो मुझे आज तक याद है, और यकीनन आबिद को भी याद होगा। उसने कहा भाईजान हुण फंस गए। अब तो इस दलदल में आ गया हूं मैं। हाँ, उन्होंने कहा भाईजान हुण फंस गए। खैर ये मामला थे। अब मैं किसी सूरत में ऐसे कामों में शामिल नहीं हुआ करता। तो आपने इनकार कर दिया? मैंने इनकार नहीं किया। मैंने अपने डीएसपी साहब से कहा कि जी देख लें आप, मैं ना रैकी करूंगा, ना मैं उन लोगों में शामिल हूंगा जो अरेस्ट करेंगे, रेड टीम में नहीं आप जाएंगे। देखें सर, एक वक्त में एक एसपी थे, उन्होंने मेरे साथ बड़े जुल्म किए, मुझे बहुत नुकसान पहुंचाए, और फिर एक वक्त आया कि मैं इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर था मॉडल टाउन डिवीजन में, और उन्हीं एसपी साहब के घर रेड करने का हुक्म मिला, और मुझे हुक्म मिला कि आप जाएंगे, रेड करेंगे। मैंने इनकार किया, हालांकि वो मेरे खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयां कर चुके थे, लेकिन सर मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया। एसपी भी कोई दूर नहीं, राना मोहम्मद अयाज सलीम एसपी मॉडल टाउन थे माशाल्लाह। अच्छा, इनके घर पे रेड का हुक्म मिला? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वो कोई और काटी रिवर्स कीजिए। ये एसपी मॉडल टाउन थे, ठीक है। मैं इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर था, पीएसओ था। मुझे कहा गया कि आपने जाना, ये रेडिंग टीम जा रही है। अयाज सलीम साहब ने कहा? अयाज सलीम साहब ने कहा कि आपने ये, मैंने कहा सर मैंने नहीं जाना, आई एम सॉरी। है क्यों? मैंने कहा सर मुझ पे उनके बड़े एहसानात हैं, मेरी नौकरी खराब करने में उनके बड़े एहसानात हैं, लेकिन मैं उस दस्ते में शामिल नहीं हो सकता जो दस्ता उनके घर पे जाए। मुझे शर्म आती है, वो पुलिस अफसर है। मैंने इनकार किया सर। राना मोहम्मद अयाज सलीम आज भी गालबन कहीं आरपीओ हैं, तो ये वो बताएंगे कि मैं नहीं गया था, कुछ और पुलिस अफसरान गए, मैं नहीं गया, मैंने इनकार किया। तो इसी तरह से मैंने डीएसपी साहब से कहा, कैसर मुश्ताक साहब से,
कि आप, चूंकि मैं वहाँ भी इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर था CIA मॉल टाउन में, तो मेरा ही सारे इंतजामात मामलात को लुक आफ्टर करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उनका राइट हैंड था कैसर मुश्ताक साहब का, तो हुक्म भी मुझे ही मिलना था कि देखें टीम शीम मुकर्रर करें। मैंने कहा नहीं सर, ये आप ही करें, आप मुनासिब समझें। अयाज सलीम साहब को बुरा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अच्छा, इस मामले में वो बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अपना ख्याल उन्होंने भी कहा, करते हैं नहीं, subordinates उन्होंने का। मेरी इज्जत की। सर एक SSP थे लाहौर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी सलामती दे, और एक DIG हैं इस वक्त, अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी सलामती दे। मैं SHO कान्हा था, मुझे बुलवाया गया कि फलां फलां SP हैं, उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दो। अच्छा, ये देखो बाकी सारे दे रहे हैं। SHOs ने दे दी है हाँ, एप्लीकेशन। तो मैंने इनकार किया, मैंने कहा सर नहीं, मैं नहीं एप्लीकेशन दूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर गुजारिश ये है कि आज आप बड़े ऑफिसर हैं, आपके हुक्म पे मैं एक SP के खिलाफ एप्लीकेशन दे दूं, कल को आपसे बड़ा कोई ऑफिसर आपके खिलाफ एप्लीकेशन, तो मैं उस दस्ते में शामिल नहीं होता कभी भी कि जो किसी सीनियर के कहने पे ऐसी हरकत करे, तो कल को मैं आपके खिलाफ भी कर दूंगा अगर मैं उस दस्ते में शामिल हुआ। अब सर मेरी उस वजह से इज्जत हुई। मुझे उन्होंने कहा कि ये फिर ऐसे है कि तुम जितनी देर ये मामला चल रहा है तुम थाने नहीं जाओगे। अच्छा, आपने कहा ठीक है, ये तो तुम कर सकते हो ना। मैं कहा सर ये मैं कर देता हूँ, हाँ। मैं थाने नहीं जाऊंगा। फिर मैंने सुलह करवाई। अच्छा, पुलिस अफसरान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट्स को यूज कर लेते हैं। हो जाते हैं यूज। मैंने फिर वो सुलह करवाई, क्योंकि दोनों तरफ हठधर्मी थी। जो SSP लाहौर थे उनकी तरफ से नहीं थी, दूसरी जानब से थी। जो SP थे उनकी जानब से थी। वो जरा इस मामले में महसूस कर रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन SSP साहब जो थे वो बड़े मेरे भी, वो शफीक, मेरे पे बहुत मोहब्बत करने वाले, मुझे पोस्टिंग्स, उन्होंने 2-3 जगह पे मुझे पोस्टिंग्स दी। मैं उनका बतौर SHO पुरानी अनारकली भी उनका मातहत रहा, मैं बतौर SHO फैसल टाउन भी उनका मातहत रहा, मैं बतौर SHO कान्हा भी उनका मातहत रहा। ठीक है, तो आबिद बॉक्सर कहता फंस गए हैं। अब आबिद बॉक्सर कहता जी मैं बजन हुन फंस गया। हाँ, फंस गए। कैसर मुश्ताक साहब के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। आबिद बॉक्सर कैसर मुश्ताक साहब के वालिद के दुआ के लिए, फाते के लिए आ गया दुआ करने। अब वजादारी क्या है, खानदानी वजादारी क्या है? यही है कि ठीक है वो करें, उसके बाद उनको कुछ ना कहा जाए। हाँ, ऐसा ही हुआ। वो आए दुआए खैर के लिए, हाँ, और वो वापस चले गए। इस बात पे कैसर मुश्ताक साहब को बड़ी सरजनिश का सामना हुआ। आला अफसरान ने, एक ही अफसर की जानिब से, कि ये तुसां के कीता, वो तुहानू आके मिलिया ते तुसां मुड़ उसनू गिरफ्तार नहीं कीता। उन्होंने कहा जनाब, एक बंदा मेरे वालिद साहब दी फौतीदगी ते मेरे नाल अफसोस करन आया है ते मैं उन्होंने गिरफ्तार कर लेंदा। लेकिन वो खैर मुख्तसरन ये कि आबिद ने JIT का भी सामना किया, आबिद ने अपने केसेस भी क्लियर करवाए, आबिद बॉक्सर ने सारे मामलात जो थे वो अपने हल किए, और फिर हाई कोर्ट से अपने लिए रिलीफ भी तलब किया। वो मामला जो था वो फिर खामोश हो गया। तो अभी आबिद बॉक्सर जो है वो खामोश है। आबिद बॉक्सर खामोश है, और मैं ये समझता हूं, जो मैंने बीच में इसी प्रोग्राम के दौरान एक अर्ज करना चाहिए थी, कि बहैसियत पुलिस ऑफिसर आप जब की पोस्ट पे होते हैं, आप जब ओहदों पे तैनात होते हैं, बतौर SHO या बतौर स्पेशल स्टाफ या बतौर CIA ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट या फिर आज CCD, तो आपको मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बा के तहत अहकामात मिलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो गैरत का तकाजा ये है, हलाली तकाजा ये है कि जब आप पुलिस सर्विस से बाहर चले जाएं, जब आप पुलिस सर्विस में ना हो, तो फिर आप अपनी ज़बान को लगाम दे के रखें। और ये भी नहीं कि तमाम अहकामात मानते रहें, इनकार करना भी देखें, इनकार भी करना चाहिए जहां पे आपको ये नजर आए कि यार ये मुल्क व कौम के मफाद के लिए नहीं है, तो इनकार करें।
जुर्रत कोई नहीं करता ये इनकार करने की। एलिगेशन है आबिद बॉक्सर पे कि कई एनकाउंटर्स जो है वो उन्होंने मुल्को कौम के मफाद में नहीं किए, सर देखें, सोसाइटी के मफाद में नहीं किए, मैं वो अर्ज कर दूं, किसी जाती अना की तस्कीन के लिए उन्होंने किए। देखें, कोई एक ऐसा क्रिमिनल नहीं है, हाँ, कोई एक ऐसा मावराए अदालत समझ लें आप इसको, कोई एक ऐसा एनकाउंटर मावराए अदालत नहीं है जो क्रिमिनल नहीं था। ऐसा हरगिज नहीं है कि आबिद बॉक्सर के क्रेडिट पे वो एनकाउंटर्स हों कि कोई एक खतीब था या कोई मुदर्रिस था तो उसको उठा के पार कर दिया हो, ऐसा नहीं है। थे सब के सब अपने वक्त के माने हुए क्रिमिनल्स जिनके क्रेडिट पे सैकड़ों बड़ी बड़ी कार्रवाइयां थी, नोटोरियस गैंगस्टर्स थे, लेकिन चंद एक ऐसे थे कि जिनको जेल जाना चाहिए था, हाँ, बिफोर द कोर्ट पेश होते। लेकिन आबिद बॉक्सर अपनी उस ख्वाहिश की तस्कीन के लिए किसी के अहकामात में नहीं, जब आदमी का हाथ खुल जाता है ना, हाँ, तो जब वो एनकाउंटर्स की तरफ बढ़ जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं रहती। और ये वक्त आता है पुलिस पे, पुलिस ऑफिसर्स पे ये वक्त आता है कि जब उनका तूती बोल रहा होता है, जब वो कहते ना मां बचा नहीं साम दी, चिड़ी पर नहीं मार दी, उरूज की ऐसी इंतहा होती है कि जब आप जिस तरफ देखते हैं हर शायद सौ जाती है, वो वक्त होता है। यहां पे मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, जब आपके साथ चंद जीरक लोग, फहम फरासत के मालिक लोग जुड़े हुए हो तो वो आपको मना करते रहते हैं, रोकते रहते हैं। हम पे भी एक दौर आया 97, 98, 99, एक दौर आया कि जब हम भी F-16 हुआ करते थे, तो मेरे एक कलीग, मुझसे सीनियर कलीग, वो भी ही वॉज माई सबॉर्डिनेट एट दैट टाइम, वो मेरी टीम का हिस्सा थे। मेरी परवाज को देख के उन्होंने एक जुमला कहा था जो आखिरी वक्त तक, मेरी सर्विस के इख्तिताम तक मेरे जहन में एम्बॉस हो गया। उन्होंने कहा बाबरो, मेरी गिराई भी थे, गिराई हैं, मतलब माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। उन्होंने कहा तक बाबरो, ए जड़ा सन 65 त्यारा बहु उड़िया ना, ए जिस बड़े कारनामे कीते आए MM आलम, और तन पता उस त्यारे नाल के होया? मैं कहा जी हाँ, एज अ मोनूमेंट वो। उन्होंने कहा उस त्यारे ने ढूइच अगे डंडा दे के ना उथे टाउन हाल दे बाहर टंग छोड़िया, तो लिहाजा मेरा बचड़ा, मेरा भाई, जो त्यारा बहुत उड़ता है ना उसको डंडा दे के टांग दिया जाता है। सर ये जुमला जो था ये मुझे ज़हन नशीन हो गया और आखिरी वक्त तक ज़हन नशीन रहा, और मैं उन अफसरान में हूं जिन्होंने अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को बिठा के मशवरे दिए कि ये काम ऐसे है, नहीं करना। आबिद बॉक्सर से गलती क्या हुई? कहां पे आबिद हुई? बॉक्सर से गलती ये हुई कि जब वो महवे प्रवास था, जब वो F-16 था, तो वो फिर बगैर सोचे समझे प्रॉपर्टी टाइकोन भी बनना चाह रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बनना चाह रहा था, ब्लू आइड भी बनना चाह रहा था, और वो मंजूर नजर भी बनना चाह रहा था। अफसरान का भी वो बहुत खुसूसी रहना चाहता था। आप एक काम कर सकते हैं, या आप पुलिस अफसर हो या आप बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन और पुलिस अफसर ड्यूरिंग सर्विस, ये दोनों मुतजाद चीजें, दो मुतजाद चीजें हैं। जब आप अपने पोजीशन का फायदा उठाने की पोजीशन में हो, जब आप अपने ओहदे का फायदा उठाने की पोजीशन में हो, तो यकीनन आपसे बड़ी गलतियां बल्कि गलतान हो जाया करते हैं। यही गलती आबिद तो बॉक्सर। मुझे आबिद बॉक्सर के क्राइम फाइटर से विलन बनने का बड़ा दुख है। आपके नजदीक वो विलन है या हीरो है? मेरे नजदीक वो विलन बन गया जब उसने तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह से दोस्ती कर ली और डेरे पे हाजिरी शुरू कर और दी। डेरे पे हाजिरी नहीं शुरू की। आबिद बॉक्सर उनके जोड़ का था। आबिद बॉक्सर उनके जोड़ का था। आबिद बॉक्सर किसी भी क्रिमिनल से, आबिद बॉक्सर कभी तीफी भट्ट के डेरे पे नहीं गए? आबिद बॉक्सर 50 दफा गया होगा खाना खाने के लिए, वो भी 50 दफा आए होंगे। ओके। आबिद बॉक्सर मद्दे मुकाबिल रहा है, डर के नहीं साथ? ना 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 ना, आबिद बॉक्सर की जरूरत थी तीफी भट्ट। मैं ये कहूंगा कि तारीफ गुलशन वगैरह ये फख्र महसूस करते होंगे कि आबिद बॉक्सर हमारा दोस्त है। आबिद बॉक्सर ने उनकी दोस्ती के फायदा हासिल नहीं किया। तो बिल्ला ट्रकों वाला जो है वो आबिद बॉक्सर के खिलाफ था फिर इस बात पे? जी बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि वो उनके बिजनेस पार्टनर एक तरह से बन गए थे। तो बिल्ला ट्रका वाला फैमिली जो है वो यकीनन उनसे नाला होगी। तो तीफी ने तो कई फवायद दिए होंगे फिर आबिद बॉक्सर को। तीफी ने
आबिद को कोई फायदा दिया या नहीं दिया, तारीफ गुलशन ने आबिद की ताकत का बहुत फायदा उठाया। आबिद तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट के किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं रहा, उनके लिए शूटर नहीं बना, उनके लिए पुलिस एनकाउंटर्स नहीं किए। नहीं, जब इकट्ठे बैठते थे, आना जाना था, पूरे लाहौर को पता था, तो जाहिर है तीफी भट्ट जहां पे हाथ रखता था जिस प्लॉट पे, तो वो इसलिए भी लोग खौफ थे कि आबिद बॉक्सर भी इनके साथ है, पुलिस भी इनके हाथ में है। जब आप प्रॉपर्टी टाइकॉन बन जाते हैं ना सर, हाँ। या आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं, तो एक बार नहीं सैकड़ों बार आपके आपस में इख्तलाफात भी हो जाते हैं। तो ये सब लोगों के आपस में इख्तलाफात भी वक्तन फवक्तन होते रहे। तारीफ गुलशन के साथ भी कई बार इख्तलाफ हुआ। अब चंद एक ऐसे नाम हैं, चंद एक ऐसे वाकयात हैं जो मैं ये समझता हूं कि जैसे अब आतिफ चौधरी का जो इख्तिताम हुआ, एंड हुआ, वो पूरी की पूरी प्लानिंग अरशद अमीन ने और आबिद बॉक्सर ने की। बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये आतिफ जो था वो भोला सुनहरा बड़ा मशहूर हुआ है, उसने डेरा बनाया हुआ था जमरोद में, कजौड़ बाजार के पास। ये जितने इश्तहारी थे ये सारे जाके उसके भोला सुनहरा के पास पनाह। तो इसका मतलब है आबिद बॉक्सर एक गैंगस्टर को खत्म करने के लिए दूसरे गैंगस्टर को साथ मिलाता था, साथ मिला लेता था। अच्छा, अब आतिफ चौधरी को वो कहते हैं ना कि बज़मी साहब, गंद में जब आप जाते हैं ना, सिर्फ एक गैंग पंजाब की सतह पे, या तो वो कच्चे वाले हैं, वो भी टूटे हैं, उनकी भी आपसी मुखालफतें हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। एक गैंग है पूरे पंजाब में जिसको आप कहते हैं ओड गैंग। इनकी ना मुखबरी निकलती है, ना इनके दरमियान कोई लीक होती है बात, ना इनका कोई क्राइम सामने। ये सिर्फ अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों, ये बिरादरी से बाहर क्राइम नहीं करते। बहन, बहनोई, माँ, ये पार्टनर्स हैं, और ये अपने साथ किसी बाहर के बंदे को बिठा के खाना भी नहीं खिलाते। इसीलिए मुखबरी नहीं होती, कभी मुखबरी नहीं हुई, कभी इनका कोई वारदात लीक नहीं हुई। एक अरसे से काम कर रहे हैं, एक अरसे से काम कर रहे हैं। वेरएस जितने भी गैंगस्टर्स हुए हैं, वो खा आतिफ चौधरी हुआ है, वो खा तीफी वो भट्ट वगैरह हुए हैं, वो बिल्ला वगैरह हुए हैं, या मजर तब्बी वगैरह हुए हैं, जितने भी हुए हैं, ये सब के सब की इंफॉर्मेशंस वक्तन फवक्तन लीक होती रही हैं। इनके दरमियान जिसे हम कहते हैं वो नकब लग जाती रही है बीच में। जैसे आप उधर एहसन शाह ने एक वाकया हो गया, तारीफ गुलशन के आगे बिक गया, इसी तरह से बिल्ला के मर्डर में एक शख्स बिक गया, टीपू के मर्डर में एक शख्स बिक गया। तो ये सब लोग चूंकि बाहर के लोगों को अपने साथ शामिल करके मामलात चलाते रहे हैं, तो ये किसी न किसी स्टेज पे इस वजह से इनके साथ हो गया। आबिद बॉक्सर को क्या ये सर मैं यहाँ पे इस बात को कभी एंड कर दूं कि आतिफ चौधरी भी भोला सुनहरा के पास पनाह गज़ीन था, जमरूद में। जी सर, जमरूद में कजौड़ी बाजार। तो उसकी मुखबरी किसने दी थी? अंदर के बंदे ने, किसी ने, आगा नवीद ने। वो उनका साथी था वो तो। सर आगा नवीद ने इंफॉर्मेशन दी। और पीछे कौन थे? अरशद अमीन चौधरी और आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर के सामने अगर आतिफ आ जाता ना, तो उसको 400 गोलियां लगनी थी। इतना गुस्सा था सर, 4 दफा हमलावर हो गया आतिफ आबिद बॉक्सर पे, 4 दफा, जान बची है बमुश्किल। अच्छा, एक और इसमें बड़ी मजे की बात है, आबिद बॉक्सर का एक दुश्मन अभी भी जिंदा है, पता नहीं शायद आबिद बॉक्सर को भी पता है कि नहीं पता। आबिद बॉक्सर का जो ड्यूटी फ्री शॉप पे एनकाउंटर हुआ था आतिफ चौधरी के साथ, उसमें एक बंदा जख्मी हुआ था, वो जिंदा है, वो है महबूब पठान, महबूब खान। तो वो यहाँ पे काम कर रहा है सर, वो लोहारी में है, लोहारी में बदमाशी भी करता है, वो जिंदा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका नाम क्यों नहीं मंजरे आम पे आ रहा। महबूब खान उर्फ महबूब पठान वो आज भी जिंदा है, जो आतिफ चौधरी के साथ था और आबिद बॉक्सर के साथ एनकाउंटर में वो जख्मी भी हुआ था। समझ गए जी बात? और जब आतिफ चौधरी को खासादारों ने आगा नवीद के इंफॉर्मेशन पे उधर जमरोद कचौड़ी बाजार में जो एनकाउंटर हुआ, जिसमें खासादारों ने आतिफ को इसके गुर्दे में फायर लग गया था, गुर्दे फेल हो गए थे, वो आगा नवीद था। और वहां से भी फरार होने वालों में महबूब खान था।
महबूब खान गालबन अपने मुकदमात में कहीं बरी शरी होके तो वो क्लियर हो गया, कैसे हुआ होगा ये वल्लाहु आलम, मैंने इस पे कोई वर्किंग नहीं की। लेकिन आतिफ चौधरी का जो अंजाम हुआ है उसका सारे का सारा क्रेडिट, वो सारी की सारी प्लानिंग आखिरी वक्त तक आबिद बॉक्सर की है, आबिद बॉक्सर अरशद अमीन चौधरी की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑल्दो आबिद बॉक्सर ने वो एनकाउंटर नहीं किया, पंजाब लेके आने में उस वक्त की मुक्तदर शख्सियात वजीर आजम की सतह पे आतिफ चौधरी को लाने में किरदार अदा हुआ। बेनजीर भुट्टो थी शायद जी, बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद, और जो हामिद थी। नासिर चट्टा हामिद नासिर चट्टा साहब, अल्लाह भला करे, तुझे तो पूरी वर्किंग करके बैठे हो। हामिद नासिर चट्टा साहब ने गवर्नर केपी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है जी, उस वक्त सूबा सरहद के गवर्नर से कह के तो वो जो ट्रांसफर का अमल था वो मुकम्मल करवाया था। तो लोहारी पुलिस जो है वो फिर आतिफ चौधरी को पंजाब लेके आई थी। तो किस पे है? आबिद। आज के दिन आबिद बॉक्सर 1968 में, तो फिर वो 5 साल, तो अभी भी आबिद बॉक्सर जो है वो 60 साल का नहीं हुआ, अभी रिटायरमेंट एज में उसके कोई 2-1 साल बाकी हैं। तो उस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि आबिद अब मंजरे आम पे आना ही नहीं चाहता। आबिद ऐसे मामलात में इतना मालदार हो चुका है, इतनी दौलत का मालिक हो चुका है कि मैं ये समझता हूं कि अगर वो इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहे, अगर वो एक बाइज्जत शहरी की हैसियत से जिंदगी गुजारना चाहे तो वो गुजार सकता है। और मशवरा आप कह रहे थे जी, आबिद के लिए, मशवरा दें कि आबिद बॉक्सर के लिए, आबिद बॉक्सर के लिए मेरा ये मशवरा है कि एक तो आबिद बॉक्सर को कतई तौर पे अपनी लाइफ में सोशल मीडिया की नज़र नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया आपको अगर घेर ले ना जी, तो फिर वो आपसे बहुत कुछ उगलवा लेता है। बड़े बड़े आप जैसे जो फनकार एंकर बैठे हुए ना जी, वो बातों ही बातों में ऐसे भोला सा बन के ना जी, तो आपके बहुत सी चीजें फिर आप पे पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। आबिद बॉक्सर को दोबारा सर्विस में भी नहीं आना चाहिए, और मेरा ख्याल है वो शायद यही प्लान करके बैठा हुआ है कि मुझे अब वापस सर्विस में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज उसने कोई हाई कोर्ट वगैरह से और कोई सर्विसेज ट्रिब्यूनल से और इस तरह से कुछ अहकामात भी हासिल किए हुए हैं। फिर JID को भी उसने फेस कर लिया हुआ है, उधर से भी उसको रिलीफ मिल चुका हुआ है। और चंद एक सीनियर तरीन पुलिस ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर जनरल लेवल के, जैसे इनाम गनी साहब आबिद बॉक्सर के क्लास फेलो है। इनाम वहीद साहब के नाम नहीं, इनाम गनी, इनाम गनी, ठीक है, इनाम गनी साहब आबिद बॉक्सर के क्लास फेलो हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी तालिबे इल्म हैं, उनके साथी, उनके दोस्त, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियंस बड़े बड़े, जैसे मुझे बड़ा, मैं कहता होता हूँ जी साद रफीक मेरा क्लास फेलो, तो इस तरह से आबिद सईद साहब हुए हैं, वो भी बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हुए हैं। तो ये हमारे दौर में राना आबिद सईद साहब, जी हमारे दौर के ये लोग हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हो तो उसका ब्यूरोक्रेसी में किसी के साथ राब्ता वास्ता ना हो, ये मुमकिनात में से नहीं है। ओल्ड रॉवियंस की जो एसोसिएशन है, हम तो उससे रहे दूर, असी किनारा कशी रखी, असी कहा जी हमने तो मेंबर बनना है साफियों का, हमने सहाफत ही करनी है, तो लिहाजा हम सहाफत में आ गए, हम उन एक्टिविटीज से दूर हो गए। आबिद के लिए भी, आबिद को भी तमाम एक्टिविटीज से दूर रह के एक अच्छे शहरी की तरह, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह आइंदा ज़िंदगी का लाअमल तरतीब देना चाहिए। वो ज़हीन आदमी है, यकीनन जहानत से काम लेगा और कोशिश करेगा कि शो ऑफ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाजरीन, आबिद बॉक्सर के बारे में आपकी क्या राय है, आज के पॉडकास्ट के हवाले से क्या राय रखते हैं आप, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।